Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 28, part 2 session. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with functional dependencies of client rental relation. तो हमने देखा है कि हमारा जो पार्ट 1 सेशन था उसमें हम क्लाइंट रेंटल रिलेशन की बात कर रहे थे और क्लाइंट रेंटल रिलेशन के अंदर हमारे ये एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें पहला एट्रीब्यूट क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, क्लाइंट नेम, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट स्टार्ट, रेंट फिनिश, रेंट, ऑनर नंबर एंड ऑनर नेम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इस रिलेशंस के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 है उसमें आप देखें कि हमने क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर को एज अ प्राइमरी की ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिक एट्रीब्यूट था। तो अब आप देखें इसमें क्या हो गया, हमने इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके क्या सेट कर दिया है, प्राइमरी की। तो आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 है वो क्या है कि रेंट स्टार्ट एंड रेंट फिनिश फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट नंबर एंड प्रॉपर्टी नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी नंबर डिटरमिन्स रेंट स्टार्ट रेंट फिनिश। इसी तरह जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 है जो कि पार्शियल डिपेंडेंसीज है, इसमें देखें आपका क्लाइंट नंबर इस क्लाइंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट नंबर और यू कैन से दैट क्लाइंट नंबर डिटरमिन्स क्लाइंट नेम। ठीक है, इसको पार्शियल डिपेंडेंसी इसलिए कहा जा रहा है कि आप देखें जो क्लाइंट नेम है वो क्लाइंट नंबर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो दूसरा जो हमारा प्राइमरी की का एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी नंबर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। इसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 की बात हम करते हैं। तो इसमें देखें आपका प्रॉपर्टी नंबर का जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है वो डिटरमिन्स कर रहा है प्रॉपर्टी एड्रेस को, रेंट को, ऑनर नंबर को और ऑनर नेम को। तो ये भी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि इसमें जो आपका दूसरा प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्लाइंट नंबर है वो इंक्लूड नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 है वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो उसमें देखें आपका जो ऑनर नेम है इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ऑनर नंबर और यू कैन से दैट ऑनर नंबर डिटरमिन्स ऑनर नेम। अब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 को देखते हैं। इसमें देखें आपका क्लाइंट नंबर और आपका ये जो रेंट स्टार्ट है ये क्या डिटरमिन्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर को, प्रॉपर्टी एड्रेस को, रेंट फिनिश को, रेंट को, ऑनर नंबर को और ऑनर नेम को, और ये एज अ यहाँ पे कैंडिडेट की एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी 6 है इसमें आपका प्रॉपर्टी नंबर और आपका रेंट स्टार्ट क्या डिटरमिन्स कर रहा है, क्लाइंट नंबर को और रेंट फिनिश को। अब यहाँ हम अप्रोच 2 को डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखें कि क्लाइंट नंबर जो है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो हमने पूरा रिपीटिंग ग्रुप उठाया प्रॉपर्टी नंबर से लेकर ऑनर नेम तक, उसको एक अलग टेबल में रख दिया, लेकिन क्लाइंट नंबर भी जो है उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। तो ये आपका एक अलहदा रिलेशन बन गया प्रॉपर्टी रेंटल ऑनर के नाम से। इसी तरह हमारा क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम जो है उसका एक अलग टेबल बना लिया हमने, और उस टेबल का नेम हमने क्या यहाँ पे रख दिया है, क्लाइंट। तो अब आप देखें अप्रोच 2 के अंदर जो आपकी रिडंडेंसी है वो कम है एज कंपेयर टू अप्रोच 1, क्योंकि अप्रोच 2 के अंदर आपने सेपरेट रिलेशंस बना दिए हैं। ये 2 रिलेशंस बन चुके हैं, क्लाइंट का और प्रॉपर्टी रेंटल ओनर का। ओके, और नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपकी जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो किस पे बेस कर रही है, आपकी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। Second normal form applies to relations with composite keys, means a relation with a simple primary key is automatically in at least second normal form। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टेबल है उसकी प्राइमरी की जो है वो सिंपल है
मीन्स उसका एक एट्रीब्यूट है तो वो डायरेक्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो ही नहीं सकती। कीप इन माइंड, जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है दैट इज रिलेटेड विद द रिलेशंस दैट हैव कंपोजिट कीज। A relation that is not in second normal form may suffer from the update anomalies. For example, change the rent of property number PG4. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर PG4 के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी नंबर आपका PG4 है वहां पे आप रेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको कितनी जगह पर चेंज करना पड़ेगा? दो जगह पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका रिकॉर्ड ज्यादा मेंटेन हुआ है, मींस 1000 ऑफ आपका रिकॉर्ड है, उसमें अपडेट एनोमलीज अगर 50 टाइम्स रिपीट होती हैं तो देखें फिर ये आपके लिए एक मसला बन सकता है कि आपको 50 टाइम्स उन जगह पर जाके उसका रिकॉर्ड क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्लाइंट रेंटर रिलेशन जो है उसमें हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट इज क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी नंबर डिटरमिन्स रेंट स्टार्ट रेंट फिनिश। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि ये जो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर है ये एज अ प्राइमरी की है हमारे पास। सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्लाइंट नेम जो है जस्ट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट नंबर पे है, इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर पे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें तो यहाँ पे आपका क्या है? क्लाइंट नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर आ रहा है और ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं ये इसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, या प्रॉपर्टी नंबर जो है डिटरमिन्स कर रहा है इन तमाम एट्रीब्यूट्स को। लेकिन यहाँ पे आपका क्लाइंट नंबर मिसिंग है, इसलिए ये भी क्या आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 में देखें तो ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है, ऑनर नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑनर नंबर के ऊपर। इसी तरह आप फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 को देखें और फंक्शनल डिपेंडेंसी 6 को देखें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये दोनों जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये एज अ कैंडिडेट की एक्ट कर रही हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं तो हमने सिंपल क्या किया है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जितनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज की उनको हमने रिमूव कर दिया और उनको एक सेपरेट रिलेशन बना दिया है। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे 3 रिलेशंस बन चुके हैं, एक क्लाइंट का, एक रेंटल का और तीसरा प्रॉपर्टी ऑनर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं है। इट मींस रिडंडेंसी इज देयर। अब हम बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। जैसा कि हमें पता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस के अंदर लेस रिडंडेंसी होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बट दे मे स्टिल suffer from update anomalies. For example, if we want to update the name of an owner such as Tony Shaw, owner number C093, तो जब आप इसको अपडेट करेंगे तो हो सकता है ये रिकॉर्ड आपके रिलेशंस के अंदर मल्टीपल टाइम्स मेंटेन हुआ हो, तो आपको रिलेशंस के अंदर जाके उस रिकॉर्ड को मल्टीपल जगह पे जाके क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें, a relation that is in first normal form and second normal form and in which no non-primary key attribute is transitively dependent on the primary key. The normalization of second normal form relations to third normal form involves the removal of transitive dependency. अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जब आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो आप क्या करेंगे? आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो हम लोग क्या करेंगे? वी रिमूव द ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट फ्रॉम द रिलेशन बाय प्लेसिंग द एट्रीब्यूट इन अ न्यू रिलेशन अलोंग विद द कॉपी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? उनके लिए एक अलहदा रिलेशन बना देंगे और इन रिलेशन के साथ हम लोग
डिटर्मिनेंट की कॉपी भी वहां पे जाके क्या करवा देंगे, प्लेस करवा देंगे। वहां पे डिटर्मिनेंट की कॉपी भी उस नए रिलेशन के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस की बात करें जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज उसमें गिवन है, तो सबसे पहले आप क्लाइंट रिलेशन में देखें, इसमें आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 एक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि प्राइमरी की साइड थी। इसी तरह आप रेंटल रिलेशन की बात करें तो उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 आ रही है, ठीक है, और ये एज अ प्राइमरी की सेट हुई है। इसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी और 5 और 6 में देखें तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोड यूज़ किया हुआ है, मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 और 6 आपकी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि आप देखें, मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 के अगेंस्ट आपके पास 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं, और फंक्शनल डिपेंडेंसी 6 के अगेंस्ट आपके पास 1 2 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जब हमने इसको कन्वर्ट किया है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो वहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स आपके रिमूव हो चुके होंगे। आप देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 के अगेंस्ट आपके पास जस्ट 2 एट्रीब्यूट्स रह गए हैं। इसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी 6 के अगेंस्ट भी आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स रह चुके हैं। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, यहाँ से डिस्कार्ड हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी ओनर का रिलेशन है उसमें आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 लाइक आ रही है और फंक्शनल डिपेंडेंसी 4। अब जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन को हमने कन्वर्ट किया है, तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने ये किया है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने रिमूव किया है और उनके लिए एक सेपरेट रिलेशन बना लिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फर्दर 2 रिलेशन डिकम्पोज होके बने हैं, प्रॉपर्टी फॉर रेंट का और ऑनर का रिलेशन बना है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर हमारा प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट और ऑनर नंबर का एट्रीब्यूट आ चुका है, और इसी तरह ऑनर रिलेशन के अंदर हमारा ऑनर नंबर और ऑनर नेम के एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। तो अब आप देखते हैं कि ऑनर रिलेशन में से जो ऑनर नंबर था ये आपका प्राइमरी की एट्रीब्यूट था, जो कि उसके डिटर्मिनेंट को आपने कॉपी करके प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के अंदर भी रख दी है। जी, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। अब आप देख सकते हैं कि हमने टेबल्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरह डिकम्पोज किया है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो हमारा टेबल क्लाइंट रेंटल का था वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, ठीक है। तो जब आपने उसको कन्वर्ट किया है तो वो फर्दर डिकम्पोज हुआ है प्रॉपर्टी ओनर और रेंटल के नेम से, ठीक है, और क्लाइंट के नेम से। तो अब आप देखें ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट आपके 2 रिलेशन जो हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बात आप ये नोटिस कर लें, नोट डाउन कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशन जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम इज़ द केस हेयर। इसी तरह आप देखें जो आपका प्रॉपर्टी ओनर का रिलेशन है जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, जब आपने उसको फर्दर डिकम्पोज किया तो 2 टेबल्स आपके बने हैं, प्रॉपर्टी फॉर रेंट का और ऑनर रिलेशन। तो ये दोनों रिलेशन आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट रेंटल हमारा रिलेशन था जब हमने उसको डिकम्पोज किया है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो ये वाले स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं बीच में। जी, तो अब आप देख सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास 4 रिलेशंस आ चुके हैं। अब ये जितने रिलेशंस हैं ये आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं और इनके अंदर कोई रिडंडेंसी नहीं है। फर्स्ट आपका क्लाइंट का रिलेशन है, सेकंड आपका रेंटल रिलेशन है, थर्ड आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट है और फोर्थ आपका ऑनर का रिलेशन है। अगर आप इस रेंटल रिलेशन की बात करें तो देखें इसमें क्लाइंट नंबर भी है, प्रॉपर्टी नंबर भी है और रेंट स्टार्ट रेंट फिनिश ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेंटल टेबल है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी टेबल है। जी, अगर हम लोग जनरल डेफिनेशंस की बात करें तो जनरल डेफिनेशंस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल डेफिनेशन है वो है अ रिलेशन दैट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म
एंड एवरी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी कैंडिडेट की, तो इसको हम कहते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हम लोग जनरल डेफिनेशन देखें तो उसकी क्या है, अ रिलेशन दैट इज इन फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म and in which no non-primary key attribute is transitively dependent on any candidate key। अगर हम लोग जनरल डेफिनेशंस देखें, जनरल डेफिनेशंस को इस्तेमाल करें इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखें, लुक फॉर पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ऑन ऑल कैंडिडेट कीज एंड नॉट जस्ट द प्राइमरी की। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो प्रोसेस है आपका नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। कि जब आपके पास एक बड़ा रिलेशन होगा, ठीक है, अगर आप उस बड़े रिलेशन को डिकम्पोज नहीं करेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। However, the general definitions place additional constraints on the relations and may identify hidden redundancy in relations that could be missed। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप रिलेशंस देख रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी हिडन रिडंडेंसी रह जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसीलिए उन टेबल्स को फर्दर डिकम्पोज कर देते हैं, फर्दर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ताकि जो रिडंडेंट डेटा है वो उन टेबल में से रिमूव हो जाए। कीपिंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन सिंपलर, इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करें कि नॉर्मलाइजेशन को सिंपल रखें, ठीक है, कम्प्लेक्स ना करें। सिंपल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा रिलेशन आ भी जाता है तो आप उस बड़े रिलेशन को छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर क्या कर दें, डिकम्पोज कर दें, उनको छोटे रिलेशंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें। इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई मिस रिडंडेंसी, ठीक है। तो इस जरिए क्या होगी कि आपकी जो रिडंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जब आप एक बड़े रिलेशंस को छोटे रिलेशंस में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका रिडंडेंट डाटा जो है वो कम से कम होगा रिलेशंस के अंदर। इनफैक्ट it is often the case that whether we use the definitions based on primary keys or the general definitions of second normal form and third normal form, the decomposition of relations is the same। अब इस केस में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग प्राइमरी कीज के बेस पे रिलेशंस को डिकम्पोज करें या हम लोग जो अभी हमने जनरल डेफिनेशंस देखी हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, तो जो आप डिकम्पोजिशन करेंगे उसके बाद जो रिजल्टेंट रिलेशंस आपके पास शो होंगे वो दोनों केसेस में सेम ही होंगे, ठीक है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे आप अप्रोच 1 के थ्रू करें, अप्रोच 2 के थ्रू करें, तो आपके रिजल्टेंट रिलेशन सेम आएंगे। फॉर वेरिफिकेशन अप्लाई जनरल डेफिनेशंस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म टू क्लाइंट रेंटल रिलेशन। अब इस लास्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है हमारा क्लाइंट रेंटल रिलेशन जो था, तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो आप देखें कि क्लाइंट रेंटल रिलेशन के ऊपर जो हमने डिकम्पोजिशन की है उसके अगेंस्ट जो हमें रिलेशंस मिले हैं तो वो रिलेशंस हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी मिले हैं और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे रिलेशंस थे उसमें हिडन रिडंडेंसी थी, तो हमने फर्दर उसे डिकम्पोज किया थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे वो रिलेशंस आए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कोई हिडन रिडंडेंसी नहीं थी। तो आई होप सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जितनी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको प्रिटी क्लियर हो चुके होंगे। फर्दर अगर कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ सकती, तो आप ऑनलाइन सेशन में वो क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप बुक को फॉलो करें, बुक की एग्जांपल्स को देखें, ठीक है। फिर फर्दर आपको कोई चीज़ नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट समझ नहीं आ रही, कोई भी नॉर्मल फॉर्म आपको सही तरीके से क्लियर नहीं हुई, तो हम लोग इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में विद एग्जांपल उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे।
तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 28 है, इसका पार्ट 2 सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।